हेलो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। आरबीएससी सीबीएसई दोनों बोर्ड में है ये चैप्टर। बस आरबीएससी में केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट के नाम से है और जो सीबीएसई बोर्ड के जो चैप्टर्स हैं उसमें चैप्टर नंबर 10 है ये केमिकल रिएक्शन के नाम से, जबकि आरबीएससी में चैप्टर नंबर 6 है। चलिए चैप्टर को अपन दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेक्शन हम बनाएंगे केमिकल रिएक्शन के नाम से, जिसमें हम रिएक्शन लिखना सीखेंगे, रिएक्शन के टाइप देखेंगे, कितने टाइप की होती है, उनके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो सेकंड जो सेक्शन है उसमें कैटलिस्ट के बारे में जानेंगे, जो केमिकल सब्सटेंसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। ये बहुत इजी मेथड है इसे समझने के लिए। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली सडन चेंजेस हैं। चेंजेस जितने भी हैं हमारे चारों तरफ जो होने वाले चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप की रिएक्शन का पार्ट है। और इन चेंजेस को, जितने भी चेंज हमारे आसपास में हो रहे हैं, उन्हें हम दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, दो इजी मेथड्स में डिवाइड करते हैं, ताकि हमें पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाए, उन्हें समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए तो एग्जांपल के साथ समझेंगे। पहले जो चेंज है उसे अपन ने नाम दिया है फिजिकल चेंज, और जो सेकंड जो चेंजेस है वो है हमारे केमिकल चेंज। जो इस तरीके से हमने दो चेंज बना लिए हैं। तो फर्स्ट चेंज इज फिजिकल चेंज। जैसा कि नाम में समझ में आ रहा है, फिजिकल जो चेंज होंगे वो किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी केमिकल की फिजिकल स्टेट में चेंज होगा। लिखा हुआ है यहाँ पे कि चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए कोई चीज सॉलिड है, अगर लिक्विड में चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसकी क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। ऐसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे जो आउटर अपीयरेंस है, चाहे वो उसकी क्या हो सकती है, कलर हो सकता है, उसकी स्टेट हो सकती है, उसकी स्मेल हो सकती है। ये कौन से चेंजेस हैं? एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो आउटर अपीयरेंस है, उसमें होने वाले चेंजेस हैं। इन्हीं चेंजेस को हम किसमें रखते हैं? फिजिकल चेंजेस में रखते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। इस तरह के जो चेंजेस हैं उनका एग्जांपल अपन बहुत इजी मेथड से पढ़ सकते हैं, जो अपन बहुत स्टार्टिंग की क्लास से, फिर 6th क्लास से पढ़ते आ रहे थे। जैसे कोई आइस एक स्टेट है, सॉलिड स्टेट में होगी है। इसकी स्टेट कौन सी हो गई? सॉलिड स्टेट हो गई। अगर हम इसे जरा सी हीट कर दें, अगर इसे हम जरा सा टेम्परेचर दे दें, तो ये कौन सी स्टेट में बदल जाएगा? वाटर की स्टेट में बदल जाएगा। और ये कौन सी स्टेट हो गई हमारी? लिक्विड स्टेट हो गई। ठीक है, तो लेकिन जो ये चेंजेस है वो टेम्परेरी है, यानी कि यहाँ पे जो हीट लगाई गई है, हमने जो हीट दी है, अगर हम हीट को रिटेन कर लें, हीट को वापस दे लें, तो ये वापस कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? हमारे आइस वाले फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने भी जो फिजिकल चेंज होंगे वो टेम्परेरी होते हैं। और एक देखिए आप यहाँ पे जो आइस की फॉर्म है वो H2O था, और यहाँ पे भी क्या है? H2O ही है। यानी कि किसी भी तरह का कोई भी नया मॉलिक्यूल हमें नहीं मिला है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिला है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो फिजिकल चेंज होंगे वो टेम्परेरी होने के साथ क्या होते हैं? नया सब्सटेंस में फॉर्म नहीं करते हैं। अगर अपन क्या कर सकते हैं इसको, जैसे अभी अपन ने क्या किया, आइस से वाटर बनाया है हीट करके। अगर अपन जैसे मान लीजिए अपन ने 0 से थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर लेके गए, 2 डिग्री ऊपर लेके गए थे, अगर अपन ये दो वापस रिटेन कर ले, वापस हटा लें, तो ये वापस वाटर से किस फॉर्म में आ जाएगा? आइस की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसका सबसे सुटेबल एग्जांपल है। और भी बहुत सारे हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल हैं, जैसे हमारी टेम्परेरी मैग्नेट होती है। अगर हम आयरन को क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो कुछ टाइम के लिए किसकी तरफ बिहेव करने लगती है? मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगती है, लेकिन वो टेम्परेरी होती है। थोड़े बहुत टाइम के बाद में जो हो जाती है वो वापस उसी फॉर्म में चली जाती है। वो एक फोर्स था, उसकी वजह से उसने ऐसा बिहेव किया। जैसे बहुत इजी हमारे डेली लाइफ का एग्जांपल ले सकते हैं। जो बैलून है, जो आपका एयर बैलून है, हम उसे क्या करें? प्रेस करें, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी फॉर्म टेम्परेरी चेंज होती है। आपने फोर्स लगाया तो चेंज हुआ, जैसे आप फोर्स हटाएंगे वापस वो किस फॉर्म में चला जाएगा? उसी स्टेट में चला जाएगा। चलिए बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो आप समझ गए होंगे फिजिकल जितने भी चेंज होंगे वो टेम्परेरी होंगे, थोड़े टाइम के लिए होंगे। उसी के ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज हमने डिवाइड कर ली है। जो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी है वो कहती है कि जो जितने भी चेंज होंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टी में होंगे। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, सॉलिड से हमने क्या बना लिया था? लिक्विड लेके, लिक्विड से क्या वापस सॉलिड। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक ही सॉलिड स्टेट थी और अब किसमें आ गई? लिक्विड स्टेट में आ गई। तो स्टेट जो है वो इसकी क्या सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो सकते हैं फिजिकल चेंज के अंदर, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड जो है, इनिशियल सब्सटेंस को आप क्या कर सकते हो? दोबारा ऑब्टेन कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया एग्जांपल के थ्रू, आपने क्या किया? आइस से वाटर बना लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा वाटर रहेगा। आप चाहो तो इसे वापस किस फॉर्म में लेके आ सकते हो? आइस की फॉर्म में लेके आ सकते हो। तो ऐसा कहते हैं
कि फिजिकल जो चेंज होंगे उसके अंदर इनिशियल स्टेट जहां से हमने स्टार्ट की थी, जहां से हमने उस सब्सटेंस को बदलना चालू किया था, उसी पोजीशन पे हम उसे दोबारा ला सकते हैं। एक डेली लाइफ का हमारा एग्जांपल है, जैसे हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे चीनी को हम क्या करते हैं, पानी में घोल लें, लेकिन ये चेंज क्या है, फिजिकल चेंज है। जो शुगर के मॉलिक्यूल थे सॉलिड स्टेट में थे, अब आपके पास में क्या है, लिक्विड स्टेट में एक सॉल्यूशन के रूप में। लेकिन अगर आप हीट करके उसमें से वाटर निकाल दें तो आपको शुगर आपको क्या हो जाएगी, वापस मिल जाएगी। ये चेंज कैसा है, हमारा टेम्परेरी चेंज है। और कौन सा टाइप का एग्जांपल हो गया, हमारा फिजिकल चेंज हो गया। जैसे कि मैंने आपको आयरन वाला एग्जांपल दिया था, वो भी कैसा चेंज है, हमारा टेम्परेरी चेंज का एग्जांपल है। फिजिकल चेंज की एक एग्जांपल मिल गया है। तीसरी जो मैं बात कर रहा हूं बार बार आपको, कि ये चेंज जितने भी होंगे वो सारे टेम्परेरी होंगे, इन्हें हम परमानेंट नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो एक बार बन गया है वो सब्सटेंस परमानेंटली ही बन गया है। थोड़े टाइम बाद में ये क्या हो जाता है, रिवर्स किया जा सकता है। जहां से हमने स्टार्ट किया था उसी स्टेट में हमें वापस मिल भी जाएगा। जैसा ये रहा एग्जांपल, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम वाटर को क्या करते हैं, थोड़ा सा और हीट करते हैं तो वो किसमें बदल जाएगा, वाटर की वेपर्स में बदल जाएगा। लेकिन ये भी कैसे होंगे, टेम्परेरी होंगे। अगर हम इन्हें वापस कंडेंस कर ले, अगर इसे हम कंडेंस कर ले तो वापस किस फॉर्म में मिल जाएगा, आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने डिस्कशन कर लिया है। और चौथी जो प्रॉपर्टी आई है वो हमारे पास में है कौन सी, न्यू सब्सटेंस की। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, नई चीज फिजिकल चेंज के थ्रू नहीं बनाई जा सकती। आप किसी कॉटन क्लॉथ को काट के चाहे टुकड़े कर लीजिए, रहेगा वो कॉटन का कपड़ा ही, उससे कोई नई चीज नहीं मिलेगी आपको। उसकी क्या चेंज हुई है, सिर्फ शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकती है। और यही तो हमारी पहचान है किसकी, फिजिकल चेंज की। तो ये हमने यहां से यहां तक जो समझा है वो फिजिकल चेंज समझा है। अब इसका बिल्कुल अपोजिट कह सकते हैं, वो हमारा सेकंड सेक्शन है, जिसमें हम केमिकल चेंज के बारे में जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखो इजी डिफाइन करना बहुत इजी है। यहाँ पे हमने सिर्फ जो चेंज देखे थे वो सिर्फ हमने कौन सी प्रॉपर्टीज में देखे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखे थे। लेकिन यहाँ जितने भी चेंज होंगे वो सारे किसके अंदर होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में होंगे। और जब अगर आप किसी चीज की केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज कर देते हैं तो आपको एक नया सब्सटेंस देखने को मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल अपन देख सकते हैं अपने यहाँ का, कि इसका अगर अपन एग्जांपल लें तो हम जो कोल को बर्न करते हैं यानी कि कार्बन को, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाती है, CO2 गैस मिल जाती है, ठीक है, बर्निंग के बाद में, और हीट मिल जाती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, कार्बन के साथ जुड़ गया है, और आपको क्या मिल गया है, एक नया सब्सटेंस CO2, ठीक है। लेकिन अगर आपने जैसे मान लीजिए इसको हीट करके लगाया था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से लगाया था, आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, वापस बैक नहीं लेके जा सकते। और एक जैसे मान लीजिए कोल की कोई भी फॉर्म हो, वो यहाँ पे उसकी फिजिकल फॉर्म तो चेंज हो ही गई है, लेकिन साथ में कौन सी चीज चेंज हो गई है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस कि ये जब कार्बन था सिर्फ, वो अब कार्बन नहीं रह गया है, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बन गया है, CO2 बन गया है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, दूध का दही दूध से हम क्या बना लेते हैं, दही बना लेते हैं। फिक्स चेंज है, कभी नहीं बदल सकता, खाना जो खाते हो वो डाइजेस्ट हो जाता है। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। डेफिनेशन बहुत आसान है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। और यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन देखी थी वो किसमें देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्टेट में चेंजेस देखे थे। चलिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सेम और प्रॉपर्टीज है लेकिन इसके अपोजिट होंगी। जो यहाँ पे हो रहा था उसके बिल्कुल अपोजिट देखने को मिलेगा। पहली चीज तो हमेशा जो भी चेंज होंगे वहां फिजिकल चेंज होंगे, यहाँ पे कैसे चेंज देखने को मिलेंगे, अपने को केमिकल चेंज देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे जो इनिशियल सब्सटेंस था वो आपको क्या नहीं हो सकता, दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार आपने बदल दिया तो बदल दिया। जैसे एग्जांपल आपने मान लीजिए मिल्क लिया, मिल्क से आपने क्या बना लिया है, कर्ड बना लिया है। अब आप कोई भी किसी भी मेथड के थ्रू, कोई भी फोर्स लगा करके, कोई भी मेथड यूज करके इसे आप वापस दूध तो नहीं बना सकते। भाई आपने चाय बनानी, चाय से आप दोबारा दूध अलग करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। एक बार हो गया तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है, यहाँ एक हमेशा नया सब्सटेंस मिलेगा। पहला तो ये क्या होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। इनिशियल सब्सटेंस आप क्या कर सकते, दूसरा गेन नहीं कर सकते, भाई आप दही से क्या कर सकते, दोबारा दूध नहीं बना सकते। थर्ड जो चेंज है वो परमानेंट है। भाई एक बार दूध से दही बन गई तो बन गई, दूध से पनीर बना लिया तो बना लिया, दोबारा उसे आप वापस नहीं लेके आ सकते। जैसे यहाँ पे लिखा था ना, एक बार क्या कर लिया, कार्बन को बर्न कर दिया तो
कर दिया, उससे दोबारा कोल थोड़ी ना बना सकते हैं भाई, लकड़ी जला दी उससे दोबारा अपन क्या नहीं कर सकते, दोबारा वुडन जो है वो वापस गेन नहीं कर सकते। जो फोर्थ जो चेंज है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे निकल के आया था। हमने देखिए यहाँ पे देखा था कि हमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल इसका क्या है अपोजिट है, हमें यहाँ पे हमेशा क्या मिलेंगे, नए सब्सटेंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। आगे चलते हैं और हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब आपको चेंज समझ में आ गया, जितने भी चेंज है उन्हीं के ऊपर आपके रिएक्शन बेस्ड है। पहले आप केमिकल इक्वेशन लिखने के बारे में सीखते हैं, तो आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद में हम केमिकल इक्वेशन सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए दो वर्ड हमारे पास में आ चुके हैं यहाँ तक। फर्स्ट वर्ड हमारा है केमिकल रिएक्शन और सेकंड वर्ड हम यूज करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल जो रिएक्शन होती है उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के रूप में लिखना, वे जो सिंबल्स हैं उसके रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कहलाता है। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है उसको अगर अपन सिंबल्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे कार्बन है उसे अपन सिंबल दें तो क्या होगा, कार्बन का सी लिखते हैं। तो अगर अपन ये लिख रहे हैं इसके कंपैरिजन में, अगर अपन ये लिख रहे हैं सिंबल के रूप में लिख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, आपकी केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन लिखने की कोशिश की, मैंने एग्जांपल दिया कि कोई ए सब्सटेंस है, बी को बी सब्सटेंस के साथ जुड़ करके क्या बना रहा है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है व्हिच इज एबी। तो यहाँ पे ये क्या है, सिंबल है किसी चीज के, किसी केमिकल मॉलिक्यूल के लिए क्या है, दोनों सिंबल है और ये कंपाउंड बन गया है। चलिए इसको थोड़ा बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस साइड लिखते हैं, मैंने कुछ नाम लिखे हैं कुछ सिंबल्स के साथ में, कार्बन है और ऑक्सीजन है, जो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो बिल्कुल वही रिएक्शन है अभी हमने लिखी थी ना, कोल वाली, ये कोल की फॉर्म है। जो आप कोई भी बॉडी को बर्न करते हैं उसके साथ यही रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है, जहां पर CO2 फॉर्म होती है। ठीक है, तो देखिए एक तो ये लिखिए कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ये नेम है, दिस इज द नेम ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन जो ये है ये रिप्रेजेंटेशन है, ये सिंबल है, जो ये लिखा है ये कार्बन का क्या है, सिंबल है, दिस इज द सिंबल। जब भी आप एक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे हमेशा याद रखेंगे, आप हमेशा किसमें लिखेंगे, केमिकल सिंबल्स में। ठीक है, तभी उसे केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। ये अपने पास में जो मिली हुई है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या मिली है अपने को, एक CO2 प्रोडक्ट के रूप में अपने को क्या मिला है, फॉर्म मिली है। और ये क्या मिलेगी अपने को, क्या कह सकते हैं, दिस इज द ट्रू केमिकल इक्वेशन। इसे अपन कह सकते हैं कि ये कंप्लीट इक्वेशन है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर कि इसको लिखने के बाद में इसके अंदर अपने को क्या ऐसी चीजें हैं जो सीखनी है आगे। पहली चीज तो देखिए, चूंकि अपन इस रिएक्शन को क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इजी समझने के लिए इसको क्या करते हैं, हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। ठीक है, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड का जो मॉलिक्यूल्स लिखे थे, जो अपने सिंबल्स लिखे वो लिख रहा हूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। आप हमेशा याद रखेंगे, मैंने कुछ तीन वर्ड लिए हैं, इन तीन वर्ड्स को आप एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड इज रिएक्टेंट, सेकंड वन इज प्रोडक्ट एंड थर्ड वर्ड इज एरो। तीन चीज अपने को इस रिएक्शन में देखने को मिलेगी। तो अपन ध्यान देंगे कि अपने को क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो लिख रहे हैं, जो मैंने नाम लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पर, वो हमेशा याद रखेंगे आप क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। तो ये जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिखे हैं ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, एक भी हो सकता है। अगर रिएक्शन डिसोसिएशन वाली हो तो क्या होगी, एक सिंगल रिएक्टेंट ही होगा। लेकिन ये क्या होंगे, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ दो का एग्जांपल है, ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, रिएक्शन कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो हमेशा याद रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को क्या लिखने होंगे, रिएक्टेंट्स लिखने होंगे। तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ पे भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि जब भी कोई रिएक्शन होती है उसमें एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, उसके लिए अपने को क्या बना रहे हैं, एरो बनाना है। और क्या बना के देते हैं आपको, जैसे CO2 बनाया हमने यहाँ पे, तो ये कहलाता है हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पे कार्बन एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन है वो भी एक रिएक्टेंट है, और जो CO2 मिल रही है वो इसका क्या मिला है, हमें प्रोडक्ट मिला है। आगे समझ,
दोबारा रिपीट करता हूं अपने वर्ड्स, दो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं। द फर्स्ट वर्ड इज रिएक्टेंट, सेकंड वर्ड इज प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे हम हमेशा क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स लिखेंगे। रिएक्टेंट एक रिएक्शन में मल्टीपल हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट होगा वो भी एक से ज्यादा हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट नंबर कितने हमने लिए, दो। फर्स्ट रिएक्टेंट हमारा कौन सा है, कार्बन। सेकंड रिएक्टेंट हमारा कौन सा है, ऑक्सीजन। जबकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं हमें, एक। प्रोडक्ट कितना मिला है, एक। कौन सा मिला है, CO2। ठीक है, अब बात करते हैं, तो मैंने तीसरा वर्ड यूज किया है विच इज एरो। ये एरो है, ये रिप्रेजेंटेशन है डायरेक्शन का, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रही है। देखिए इस एरो की जो टेल वाला पार्ट है, जो ये हेड वाला पार्ट है, ये बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है। मतलब इस तरफ जिसका हेड होगा, ये हेड वाला जो पॉइंट है इसकी जो शो कर रहा है, वो रिएक्शन की डायरेक्शन शो कर रहा है। एरो जनरली रिएक्शन में दो तरीके से लगे मिल सकते हैं। एक तो जो एरो आपने अभी देखा है, ये सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन को शो कर रहा है कि जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन है वो CO2 में तो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन CO2 वापस किसमें कन्वर्ट नहीं की जा सकती, कार्बन प्लस ऑक्सीजन में दोबारा कन्वर्ट नहीं की जा सकती है। ये यहाँ पे एरो शो कर रहा है। कुछ एरो आपको रिएक्शन में ऐसे भी लिखने हैं और आगे आप देखेंगे भी एग्जांपल्स में कुछ इस तरीके के। ठीक है, जो अपन एक फिजिकल चेंज के अंदर लिखा था, देखिए ये वाला एग्जांपल लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, वाटर, इसे आइस में क्या कर सकते हैं अपन, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस एरो के रिप्रेजेंटेशन से कि वाटर से आइस बनाई जा सकती है और आइस से वापस वाटर बनाई जा सकती है। तो जो रिवर्सेबल रिएक्शन होती है, रिवर्स मतलब आगे जाके वापस पीछे भी आ सकती है, उनका रिप्रेजेंटेशन ये होगा। तो एरो के जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें दो तरीके से देखने मिलेंगे। फर्स्ट सिंगल डायरेक्शन वाला, जिसमें रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती, प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, दोबारा किसमें नहीं कन्वर्ट कर सकते, रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती है जहां पे आपको क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट तैयार किया आपने उसे हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका हमने सीख लिया है। यहां तक जो सीखा है उसके अंदर हमने दो टॉपिक क्लियर कर लिया। द फर्स्ट टॉपिक इज टाइप चेंजेस, जिन्हें हमने दो टाइप में पढ़ा था, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। और जो सेकंड टाइप है वो केमिकल इक्वेशन है, जो आपने लिखना सीख लिया है और किस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड कौन सी है, रिएक्टेंट कौन से है, प्रोडक्ट कौन से है और एरो का काम क्या है। अगली क्लास में अपन सीखेंगे एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं या नंबर्स यूज किए जाते हैं उनका क्या यूज है। तो जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन मिलते हैं। थैंक यू।